इजरायल ने शुक्रवार सुबह ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था और कई सैन्य अधिकारियों को मार डाला था। इसके बाद ईरान ने शुक्रवार रात और शनिवार तड़के इजरायल पर जवाबी हमला किया। ईरान ने इजरायल के बड़े शहरों जैसे तेल अवीव, हाइफा पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। इजरायली सेना ने 13 जून की सुबह ईरान पर पहला हमला किया, जिसे ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के तहत इजरायल ने 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स के जरिए ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें ज्यादातर ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकाने शामिल थे। ईरान को इस हमले में बहुत भारी नुकसान हुआ। इजरायल ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर 9 ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों और करीब 6 शीर्ष IRGC कमांडरों को मार गिराने की पुष्टि की। इजरायल के हमले से बौखलाए ईरान ने इसके जवाब में ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 शुरू किया, जिसके तहत इजरायल के कई प्रमुख शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। इजरायल के एयर डिफेंस को भेदते हुए उसके अहम मिलिट्री बेस तक पहुंचना ईरान के लिए बड़ी सैन्य कामयाबी माना जा रहा है। दूसरी ओर इजरायल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार और सेना के लिए ये बड़ा झटका है। ईरान पूरी ताकत से इजरायल पर पलटवार कर रहा है। देखिए, ये लड़ाई तो मुझे लगता होनी ही थी, क्योंकि बहुत सालों से, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सालों से इजरायल का ये इरादा था कि अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की जो उनकी कोशिश है वो अगर कामयाब हो जाए तो उनके लिए बहुत खतरा है। तो उन्होंने तो फिर ये फैसला कर लिया था कि अगर उनको लगता है कि ईरान बॉम्ब बनाने वाला है तो वो उन फैसिलिटीज को टेक आउट कर देंगे। अभी जो मौजूदा हालात है, जिस प्रकार से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, मुझे लगता है कि ईरान को लगा कि ये बॉम्ब बनाने वाले हैं और ये हमला उन्होंने कर दिया। तो ये तो आज नहीं तो कल तो होना ही था। ये सर, ईरान ने एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और 34 इंजर्ड हुए। अभी देखिए, जहां तक ईरान की मिसाइल फायरिंग है, मुझे लगता है 100 से ऊपर मिसाइल उन्होंने फायर किए हैं और कई मिसाइल इंटरसेप्ट हुई है, लेकिन कई मिसाइल जो है वो सिविलियन टारगेट्स पे गिरी हैं। इस प्रकार की कैजुअलिटीज ये तो होनी ही थी और मुझे लगता है और ज्यादा होंगी, क्योंकि ये हमले बंद होने वाले नहीं है। इजरायल भी अपने हमले जारी रखेगा और ईरान भी अपना जारी रखेगा। तो मुझे लगता है ये कम से कम कुछ दिनों के लिए तो ये एस्केलेशन जो है ये बढ़ती जाएगी। सर, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से नहीं बताया गया कि रिटेलिएशन किस तरह से किया गया, कैसे स्ट्राइक्स को रोका गया और किन चीजों का प्रयोग किया गया? नहीं, जहां तक अमेरिका है, उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया है कि उन्होंने कहा कि हमने ये जो ईरान और इजरायल के बीच में ये जो हमला चल रहा है, उन्होंने बोला कि हम इसके बीच में नहीं है। तो उन्होंने तो क्लियर साफ कर दिया कि हम नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ईरान अमेरिकन टारगेट्स के ऊपर स्ट्राइक करता है तो वो ठीक नहीं होगा। तो मुझे लगता है एक चेतावनी दी है उन्होंने ईरान को कि ये जो आप अपनी लड़ाई है ये आप ईरान के इजरायल के बीच में ही रखिए और उस डेरे के बाहर न जाए। दूसरी बात, जहां तक अमेरिका का सवाल है, बेशक वो डायरेक्ट सपोर्ट नहीं दे रहे हैं इस युद्ध में, लेकिन इंटेलिजेंस सपोर्ट और उस प्रकार का सपोर्ट जो है उनका पूरी तरह से इजरायल के साथ है। सर, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डील को लेकर किस तरह से आप देख रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट को? मुझे लगता है कि अभी तक भी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो दबाव डाल रहे हैं ईरान के ऊपर कि वो जो एक डील साइन करे न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर। बेसिकली डील का मतलब ये है कि जिस प्रकार से वो यूरेनियम वगैरह की प्रोसेसिंग करेंगे उसकी अकाउंटिंग होना चाहिए और ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बनाए। अगर इस प्रकार का डील हो जाए तो मैं समझता हूँ ये पूरा मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन ईरान के आयतुल्लाह मुझे नहीं लगता है इसको मानने वाले हैं। तो मुझे लगता है ये युद्ध जो है ये आगे और चलेगा। सर, इजराइल बात की है और शांति बनाए रखने की अपील की है, बात की दोनों ही देशों के बीच में रिस्टोरेशन ऑफ पीस और स्टेबिलिटी हो। देखिए, जहां तक भारत की बात है, भारत को तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट वेस्ट एशिया में होती है ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है और इसका कारण सिर्फ एक है, जो हमारे एनर्जी इनफ्लोज हैं वो सबसे ज्यादा हमारा वेस्ट एशिया से आते हैं। और अगर वहां पर युद्ध चलता रहे और इन एनर्जी फ्लोज के ऊपर जो ऑयल और गैस हमारा वहां से आता है उसको अगर इम्पैक्ट हो जाए तो कीमतें बहुत ज्यादा चढ़ जाएंगी।
तो इसलिए जहां तक भारत के अपने इंटरेस्ट हैं वहां पर युद्ध नहीं होना चाहिए और इसीलिए प्रधानमंत्री ने दोनों पार्टी से अपील की है कि जो भी उनका मामला है आपस में डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल तरीके से उसको हल करें। ईरान ने तेल अवीव में किरिया कंपाउंड पर हमला किया। इसकी सैन्य अहमियत को इससे समझा जा सकता है। यह इजराइल का पेंटागन कहा जाता है। किरिया कंपाउंड में तेल अवीव जिले का सरकारी केंद्र और प्रमुख इजराइल रक्षा बल बेस कैंप राबिन है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इजरायली सेना के हेडक्वार्टर किरिया कंपाउंड पर हमले की पुष्टि की है। किरिया कंपाउंड इजराइल के सैन्य अभियानों का नर्व सेंटर या दिल कहा जाता है। इसमें इजरायली सेना का जनरल स्टाफ और प्रमुख कमांड सुविधाएं हैं, जो इसे देश के सबसे संवेदनशील और भारी पहरा वाले स्थानों में से एक बनाती हैं। किरिया कंपाउंड मिसाइल रक्षा प्रणालियों से घिरा हुआ है। ऐसे में इजराइल की आयरन डोम और एरो 3 जैसी आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों की ताकत के बारे में भी नए सवाल उठने लाजमी है। इजराइल का अटैक मेरे ख्याल से इसमें नया कुछ नहीं है, केवल नया यह है कि हुआ कब। ये होना था, अभी नहीं होता था, 1 साल बाद होता, 5 साल बाद होता, ये सिचुएशन आनी थी। 1 सेकेंडली, ट्रंप और अमेरिकन डिप्लोमेसी और मिलिट्री का रोल, बॉटम लाइन अमेरिका की यह है कि वो इजराइल के साथ खड़ा रहता है। चाहे जितनी मर्जी डिबेट्स हों, डिस्कशंस हों, फोन कॉल्स नहीं कर रहे ट्रंप और नेतन्याहू से रुस रखे इन अ वे, बट बॉटम लाइन एंड में जाके अमेरिका इजराइल के साथ ही होता है। अमेरिका को पता था इस अटैक के बारे में, अमेरिका ने मदद करी होगी इस अटैक में, अपनी सैटेलाइट इमेजरी वगैरह इजराइल को देके, इजराइल को डिफेंड करने में जो ईरान मिसाइल्स मांग रहा है। तो अमेरिका का रोल यही एक्सपेक्टेड था और है। जहां तक बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, डेफिनेटली उन्होंने तो बहुत 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 अहम बात कही है कि वर्ड्स सिंपल हैं पर उनका महत्व हमें समझना चाहिए कि इस समय हमें वहां पे पीस रिस्टोर होना चाहिए। जाने जा रही हैं, ह्यूमैनिटी के लिए सही नहीं है ये युग, रियली युद्ध का नहीं है, ये युग है जियो और जीने दो का, बट असलियत में चीजें नहीं होती। इसके अलावा भारत को हमारे नेशनल इंटरेस्ट का भी इम्पैक्ट है। हमारे जो वर्कर्स हैं वहां पर उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, नौकरियों का भी क्वेश्चन है। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, देश में महंगाई बढ़ेगी। इसके अलावा हमारा जो ऑब्जेक्टिव था ईरान के थ्रू सेंट्रल एशिया, रशिया जाने का, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, वो ब्लॉक हो जाएगा, पूरा सेंट्रल एशिया से हम कट जाएंगे। इसके अलावा इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जिसके जरिए हम यूरोप जा रहे थे, मोदी जी ने ये G20 में अनाउंस किया था, बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है, वो खटाई में पड़ गया है टोटल। इसके अलावा इस सब उथल पुथल के बीच में चाइना को मौका मिलेगा इस इलाके में अपनी गेम्स खेलने का। तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के। ईरान का कहना है कि उसने इजरायल एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट को भी मार गिराया है। ये फाइटर जेट F-35 है और इसे अमेरिका का सबसे उन्नत जेट माना जाता है। ईरान ने F-35 चलाने वाले एक पायलट को भी पकड़ने का दावा किया। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ये फाइटर जेट जैसे ही ईरान के एयर स्पेस में आया उसे ईरान ने मार गिराया, जिसके बाद पायलट पैराशूट के जरिए नीचे उतर गया। पायलट के नीचे उतरते ही ईरान के अधिकारियों ने पकड़ लिया। हालांकि इजरायल डिफेंस फोर्स का कहना है कि अब तक इस तरह की कोई खबर उनके पास नहीं है।